आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं लिट चौक की तरफ से और इंदौर जो कि देश का स्वच्छतम शहर है, इंदौर की तरफ से, इंदौर की जनता की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत उत्साहित हूँ ऑडियंस से बात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंदौर आते ही सुबह से मैंने इंदौरी नाश्ते से शुरू करके मैं थोड़ा इंदौरी तो हो गया हूँ अब तक। ये आप लोग एक थोड़ी सी शांति बना लें तो आप अपने प्रिय कलाकार को सुन पाएंगे। मैं शुरू करूंगा सर। सबसे पहले फिल्म से ही शुरू करते हैं। मैं बीच बीच में विषय और जगह बदलूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी पहली फिल्म जिसके लिए आपको रोल मिला, बैंडिट क्वीन में। बैंडिट क्वीन में आपका जो ऑडिशन हुआ था, आपको किस रोल के लिए कैसे सेलेक्ट किया गया, उसकी कहानी बड़ी रोचक है सर। मैं चाहूंगा वो पूरी कहानी आप यहाँ इंदौर की जनता को बताएं। ठीक है, मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा शांति, थोड़ा शांति, आराम से आराम से आराम से। ओके। देखिए, ये इंदौर का परिचय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार इंदौर वाला जज्बा दिखाएं और तालियां बजाकर इस सत्र को प्रारंभ करें। इतनी कमजोर तालियां नहीं, महनी अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और सूचित करें कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो इंदौर की ऑडियंस को मेरा शत शत प्रणाम, नमस्कार। मैं आज जो भी मुझसे पूछा जाएगा, अपने जीवन के कुछ अंश जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला सवाल आपने किया कि बैंडिट क्वीन। मैं बताना चाहूँगा कि बैंडिट क्वीन मेरी पहली फिल्म थी, पहली फीचर फिल्म जो मैंने की थी। उसका किस्सा सिर्फ इतना है, मैं उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी में काम कर रहा था एज एन एक्टर, और वो समय मेरे लिए बहुत ख़ास एक समय था जब मेरा चयन हुआ था इस फिल्म के लिए। मैं बता देता हूँ आपको, बैंडिट क्वीन के डायरेक्टर शेखर कपूर जो है वो आए थे दिल्ली, और दिल्ली में बहुत लोगों की कास्टिंग हुई थी और वो मुझसे भी मिले थे। लेकिन वो जब मुझसे मिले उससे एक हफ्ते पहले मुझे एक मुंबई का टिकट आया था, और मुझे ये कहा गया था कि एक ऑडिशन है एक फिल्म के लिए जिसका नाम था बुद्धा ऑफ सबर्बिया। तो मैं उसका ऑडिशन दे के आया था मुंबई में, और उसी वक्त में एक बहुत बड़े डायरेक्टर बर्टोलुची जो थे वो फिल्म बना रहे थे लिटिल बुद्धा। उसमें भी मेरा चयन ऑलमोस्ट हो गया था। तो जो मुंबई में हुआ था उसमें मुझे ये कहा गया था कि आपको इंग्लैंड आना पड़ेगा और 4 साल इंग्लैंड में रहना पड़ेगा और वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश था कि चलो भाई इंग्लैंड चलेंगे और काम करेंगे वहाँ पर। और लिटिल बुद्धा जो था वो भी होने ही वाला था, वो मुझे मालूम था। उन्हीं दिनों दूरदर्शन जो है उसमें तब दूरदर्शन ही हुआ करता था और कुछ हुआ नहीं करता था। तो दूरदर्शन में मेरे 4 सीरियल पास हो गए थे। तो देखा जाए तो मैं 7वें आसमान पे था, दुनिया मेरे कदमों में थी, सब कुछ मेरे पास था। तो जब शेखर से मेरी मुलाकात हुई तो शेखर ने जब पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, तो जो हमारे रेपेटरी चीफ थे राम गोपाल बजाज, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो इंग्लैंड जाने वाला है, ये इंग्लैंड में रहेगा, वहाँ काम करेगा, इसके सीरियल पास हो गए हैं, ये बर्टोलुची की फिल्म कर रहा है। तो शेखर ने कहा अरे अच्छा, मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ बैंडिट क्वीन, और बात आई गई हो गई। शेखर से मीटिंग के कुछ 2 हफ्ते बाद मेरे पास पहला लेटर आया इंग्लैंड से कि माफ़ कीजिएगा, हमने किसी और एक्टर को ले लिया, अब आप उसमें नहीं हैं। फिर दूसरा लेटर आया बर्टोलुची के यहाँ से कि माफ़ कीजिएगा, हमने आपकी जगह कोई दूसरा एक्टर ले लिया है। और तीसरी खबर अखबार में आई
कि दूरदर्शन पे केस हो गया था और जितने पास हुए थे सीरियल सारे के सारे बंद हो गए। तो 2-3 हफ्ते के अंदर ही अंदर मेरे पास कुछ नहीं था, और शेखर कपूर जो थे उन्होंने पूरी दिल्ली की कास्टिंग की थी और मैं नहीं था उसमें। तो मैं बड़ा हताश सा हो गया था कि यार मेरे सारे दोस्त काम कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मगर एक नाटक करते थे हम लोग, खूबसूरत बहू। शेखर वो देखने आए और देखने के बाद उन्होंने मुझे बैक स्टेज बुलाया और खाली मेरी तरफ देखते रहे और चले गए। और बाद में मेरी कास्टिंग हुई उस फिल्म में, और ये बात मुझे शेखर ने, बाय द वे शेखर ही मुझे मुंबई लेके गए, फिर अपने घर पे रखा। मेरा करियर जो है मुंबई में वो शेखर ने शुरू करवाया। तो शेखर ने बाद में मुझे बताया कि बैंडिट क्वीन में रोल था नहीं, लेकिन जब उन्होंने नाटक देखा तो उन्होंने कहा ये एक्टर मेरे को पक्का चाहिए। तो ही क्रिएटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैंडिट क्वीन। द कैरेक्टर्स नेम इज कैलाश। और इस प्रकार मेरी जर्नी जो है फिल्मों की वो शुरू हुई। कैलाश वही है जो फूलन का कजन है, Cousin एंड ही इज इन लव विद हर। हाँ, और वो जो फूलन देवी को कहता है कि वापस चली जाओ, वापस मतलब चली सब मर चुके हैं, अब तुम भी वापस चली जाओ। और वो आवाज़ गूंजती है, वो शायद उनको प्रेरित करती है कि अब वो सरेंडर कर दें। वही कैरेक्टर है जी। मैं आपने क्योंकि वो इस सीन का जिक्र किया, मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा ये सीन। हम लोग ये सीन शूट कर रहे थे चंबल में। तो ये सीन मुझे मालूम था, सीमा को मालूम था कि वो फिल्म में आता है कि वो भाग रही है, पुलिस से भाग रही है, और डकैतों पे बहुत बुरी तरह से एक घेरा बंध गया है। सभी डकैत जो है या तो मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, और वो भाग रही है, अकेली है, मान सिंह के साथ भाग रही है। और कैलाश जो है वो बेहोश हो जाती है, कैलाश पानी लेके आता है। अब जरा सीन में बता देता हूँ आपको क्या था। सीन के डायलॉग्स थे बेसिकली कि वो कहती है कि तू आ गया, बंदूक लाया है। कैलाश कहता है नहीं, पानी लाया हूं। वो कहती है मैं नया गैंग बनाऊंगी, मतलब वो बेसिकली मदद मांग रही है। तो कहती है मैं नया गैंग बनाऊंगी, तू लेके आएगा ना आदमी। और वो कहता है कि कैलाश कहता है कि सब मर गए। और फिर कैलाश कहता है कि सब मर गए हैं, अब नया जन्म लेने का समय आ गया है, तू जा। एंड आफ्टर दैट शी सरेंडर्स। दिस इज व्हाट इज द सीन। तो रिहर्सल कर रहे थे, तो शेखर ने कहा कि कैसे करोगे, करके दिखाओ। तो सीरियस सीन है, हम लोगों ने सीरियस किया उसको, सीरियस तरीके से उसको पढ़ा। तो बड़ी देर तक चलता रहा। फिर शेखर बोला कि अच्छा एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम दोनों इसे हंसते हंसते क्यों नहीं करते हो, मुस्कुरा के हंसते हंसते ये सीन करो। तो मैंने और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा कि मतलब ये एक अच्छा तरीका है कि अगर सीन समझ में ना आए तो उसको उल्टा कर दो, यानी दुख का सीन है तो उसको सुख की तरह प्ले करो, तो एक आर्ट हो जाएगा उसके अंदर। ऐसा हमारा थॉट था। तो शेखर बहुत शार्प है, उसने खाली हमारी शक्ल देख के वो समझ गया। कहता नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। उसने कहा कि तुम ये बताओ सौरभ, कि सीमा से बोला कि कौन है सौरभ, सौरभ का कैरेक्टर क्या है। तो उसने कहा ये मेरा कजन है एंड ही इज इन लव विद मी। तो उसने कहा कि जब स्ट्रेस में तुम मिल रही हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो तुम उसको याद दिलाना चाहते हो मैं वही लड़की हूं जिससे तुमने प्यार किया। और उसको याद दिलाने का तरीका जो है वो मुस्कुराहट होती है, क्योंकि आप मुस्कुराहट याद रखते हैं मोहब्बत में कि वो कैसे हंसती थी, कैसे क्या करती थी। दैट इज द रीजन शी स्माइल्स एंड शी सेज कि मैं नया गैंग बनाऊंगी, तू लेके आएगा ना। तो मैंने कहा सर ये तो ठीक है कि चलिए, ये तो मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि मैं वही लड़की हूं जिससे तुमने मोहब्बत की थी, लेकिन मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि सौरभ तुम इसलिए मुस्कुरा रहे हो क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट में ये जवाब है कि मुझे याद है तुम कौन हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। सो
ये पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एज एन एक्टर मैं बहुत छोटे दायरे में देख रहा था, जबकि वही जो डायरेक्टर था उसको एक बहुत बड़े दायरे में उसको देख रहा था। तो ये एक किस्सा है जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। क्या बात है सर। और बैंडिट क्वीन के बाद काफ़ी फिल्में आपने की। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। इन तीनों में से सौरभ शुक्ला जी सबसे ज़्यादा एंजॉय किसको करते हैं? देखिए, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो 3 बीवियां पाल सकते हैं, और जिसकी 3 बीवियां हो जाए वो कभी ये गलती ना करे कि कहे साहब मेरी वो बीवी ज़्यादा अच्छी है। वैसे सौरभ शुक्ला सर की एक ही बीबी हैं और वो बंगाली हैं। सौरभ शुक्ला सर की जो मदर हैं वो श्रीमती जोगमाया भट्टाचार्य थी पहले, जो शादी के बाद शुक्ला हुई। वो इंडिया की पहली फीमेल तबला वादक थी। तो एक बार जोरदार तालियां मदर के लिए। और पिताजी श्री शत्रुघ्न शुक्ला जी जी वो वोकलिस्ट थे आगरा घराने के। जी। तो आप और मैडम, मतलब आपकी जो बीबी हैं, हाँ, चूंकि मदर फादर को आपने देखा होगा, उन दोनों के बीच का सामंजस्य, दोनों कलाकार थे और आप भी दोनों हैं, तो कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई बैलेंस बनाने में लाइफ में? कोई एक ऐसा शादीशुदा आदमी बता दे जो ये कहे कि साहब हमें दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये, तो दिक्कत हमें भी है। देखिए, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि मैं एक कला के परिवार से आता हूँ, और बचपन से ही जो बेसिक एथिक्स रहे हैं वो आर्ट के जो रहे हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं या आप मेरे बच्चे हैं या आप मेरे भाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जीवन में ऊपर जा रहे हैं या आपने कुछ अचीव किया है, मगर कलाकार के तौर पे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता उसमें और आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती हैं उसमें। ये जर्नी जो है ये बहुत पर्सनल जर्नी है। तो मेरे और मेरे पत्नी के बीच में, जो कि मेरी पत्नी ने ही सबसे पहले कहा था कि हम साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कलीग के तौर पे लड़ सकते हैं, अगर साथ काम किया और उसमें कभी पति पत्नी हो गए तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो हमने हमेशा फॉलो किया। हालांकि मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर उनके साथ काम करूँ, किया भी है, हमने एक बार काम किया है। लेकिन हाँ, कला, मतलब अगर कला के ऊपर बात करें तो उस वक्त आप पति का धर्म या पत्नी का धर्म नहीं निभा सकते। वो आपको कला का धर्म निभाना होगा कि जो चीज़ आपको लग रही है उसके बारे में आप सच बोलें, या ऐसा नहीं कि क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं तो मैं झूठ बोल दूं, या मैं आपका पति हूं तो आप झूठ बोल रहे हैं। यही चीज़ें जो हैं वो हैं जो हम हैंडल करते हैं। हाँ, लेकिन कला की बात तो ठीक है सर। ये अच्छा रहा कि आप लोगों ने साथ में काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ तो आप बोल सकते थे और वापस आपको घर ही जाना था। ये भी बात सही है, घर ही जाना था। और नहीं, घर तो जाना है वो तो ठीक है, मगर क्या होता है, देखिए जैसे आप और मैं अगर साथ काम करें, हमारा मतभेद हो सकता है किसी बात पे, हम झगड़ भी सकते हैं और मैं कह सकता हूं आपको कि आप गलत हैं, लेकिन वो दोस्ती ख़त्म नहीं होती है उससे, बल्कि हम कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं एक दूसरे की कि भाई, नहीं तो अगर कोई यही कहता रहे कि नहीं साहब आप महान हैं, आप कमाल का काम करते हैं, आप कमाल का कार्य करते हैं, तो फिर आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति एक दूसरा पर्सपेक्टिव रख सकता है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अब मैं क्या कहूँ, उस प्रकार से ये ज़रूरी नहीं है हम दोनों के बीच में कि हम अग्री करें, जो काम हम कर रहे हैं उस पर हम अग्री करें। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी बिल्कुल ठीक है। अब जैसा कि हमारी आपकी बात हुई थी, बीच में ये माइक किसी के पास है इधर? हाँ, एक सवाल यहाँ से लेना है मुझे, यहाँ से, इस तरफ से किसी को सवाल पूछना है, एक सवाल यहाँ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस 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 एक सवाल केवल लेंगे, फिर मैं अगला सवाल अपना लूंगा। हाँ, वो माइक उधर दे दीजिए।
ऑन करके दीजिए भाई माइक। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं वंदना दुबे आपका इंदौर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, मुझे आपका एक डायलॉग सुनना है। अमय पटनायक, पहले चाय पी ले फिर बतियाते हैं। ऑडियंस में कितने लोगों को मुझसे ये डायलॉग सुनना है? अच्छा, शांति शांति। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं मैं आपको पहले, फिर देखते हैं, ठीक है? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मनोज वाजपेयी। हम दोनों साथ ही शिफ्ट हुए थे मुंबई। तो जब सत्या रिलीज हुई तो रातों रात मनोज को सब जानने लगे, हमें भी जानने लगे। तो मनोज बहुत पॉपुलर हुए भीखू म्हात्रे के नाम से। तो मनोज बिहार से हैं, तो वो पटना गए हुए थे एक शादी में, अपने किसी एक कज़न की शादी में गए हुए थे। और वहाँ पर उनके एक कज़न जीजा जी, जो कि बिहार के बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं, वो भी थे वहाँ पर। और अच्छा खासा हंसी का माहौल था, खुशी का माहौल था। तो उन्होंने मनोज का हाथ पकड़ा और स्टेज पे उसे लेके आए और बोले कि मनोज, वो भीखू म्हात्रे का एक डायलॉग सुना दो यार। तो मनोज ने उनसे पूछा, जीजा जी अगर मैं आपको कहूं कि हार्ट सर्जरी करके दिखा दो तो आप दिखा दोगे क्या स्टेज पे? तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल ही गया होगा। अगला सवाल। सर मैं आप इन लोगों को, आपका जो सत्या फिल्म का रोल था, सत्या का जिक्र आपने किया अभी, तो जितना भीखू म्हात्रे फेमस हुआ, क्या कल्लू मामा उससे कम फेमस हुआ है क्या? आप लोग बताइए। भेजे की सुनेगा तो कल्लू। तो सर उसका एक्सपीरियंस, उस रोल को, इतने आइकॉनिक रोल के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की, क्या एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का, पूरा एक्सपीरियंस शूटिंग का एक बार मैं चाहूँगा कि आप सबको शेयर करें। पहली बात तो ये कि सत्या शूट करते वक्त, यकीन मानिए, हम में से किसी को नहीं मालूम था कि सत्या इतने समय तक लोग याद रखेंगे। और ऐसा कभी होता नहीं है कि आप कोई फिल्म बनाने इसलिए जाते हैं क्योंकि आप एक महान फिल्म बनाने जाते हैं या आप एक बहुत सुपरहिट फिल्म बनाने जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको एक इंस्टिंक्ट होता है, आप कुछ करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वो समय अच्छा बीतता है। और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे समय रहे हैं, चाहे वो बैंडिट क्वीन रहा हो, चाहे वो सत्या रहा हो, और भी जितनी फिल्में की मैंने, बहुत सारी फिल्में ऐसी जिनकी बहुत सारी यादें हैं मेरे साथ। सत्या बहुत स्पेशल फिल्म इसलिए थी, एक तो सत्या की राइटिंग में मैं इन्वॉल्व था, मैं था, अनुराग था, 2 लोग थे उसके राइटर। तो उसको एक लिखने का एक मज़ा वो था। दूसरा ये था कि उस समय में जो चलन था फिल्मों का, जो एक बाउंड्रीज बना दी जाती हैं कि नहीं ये आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, वो राम गोपाल वर्मा ने सब तोड़ दी थी। तो राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि बेफिक्र हो के जैसी फिल्म तुम लोग सोच रहे हो वैसा बताओ मुझे। ऑफ कोर्स उन्होंने भी उसमें बहुत कुछ जोड़ा। तो वो एक अलग ही अनुभव था जब आप फियरलेसली काम कर रहे हैं, जब आप डर से काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये क्या होता है कि जैसे आप कहने लगते हैं कि नहीं मुझे एक सक्सेसफुल फिल्म बनानी है, तो आपको एक डर पकड़ लेता है सबसे पहले कि मुझे सक्सेस, आपको पहले ही जवाब दे ही करनी पड़ जाती है। वो नहीं करना पड़ा था और बहुत मज़ा किया, बहुत खुश हुए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सत्या के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, सत्या बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन सत्या रिलीज से पहले एक उसका शो हुआ था जो कि हम लोग जिसको एक प्रीव्यू शो कहते हैं। वो प्रीव्यू शो में कुछ 60-70 लोगों ने फिल्म देखी थी फिल्म इंडस्ट्री के, और सब ने कहा था इससे बुरी फिल्म आज तक दुनिया में बनी नहीं है, इससे घटिया फिल्म कोई बना नहीं सकता है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली दिस सेड। एंड दिस सेड कि कैसे लोगों के बारे में फिल्म है, किसी के पास मतलब किसी का रिमोर्स है ही नहीं किसी के अंदर,
पश्चाताप का कुछ है ही नहीं, सब गुंडे हैं और गुंडे चले जा रहे हैं, वही हंस रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं. But that was not the intention of the film. The intention of the film was something else, which everybody refused to see it. But when it got released, then audience saw it. और इसी वजह से आज तक लोग सत्या को याद रखते हैं. I don't think Satya promotes crime. It doesn't. It just says that if you live by crime, you die like this. It is as simple as that. बिल्कुल सही कहा सर आपने. सत्या के लिए एक बार जोरदार तालियां. अब माइक एक बार इस तरफ देंगे, यहां आगे से एक सवाल मुझे लेना है, इस तरफ, हाँ दौड़ के. और आप लोग सर का स्वागत मत करिए, मैं इंदौर की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, लिट चौक की तरफ से ऑलरेडी स्वागत कर चुका हूं. तो सीधे सवाल पे, सवाल जिसको पूछना हो हाथ ऊपर कर लें फटाफट. इधर से कोई सवाल पूछना चाहता है सर से, वो देखिए. हाँ जी. गुड इवनिंग सर. नमस्कार. नमस्कार, मेरा नाम पायल है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतने टाइम से आपकी इंडस्ट्रीज में हैं. थोड़ा माइक पास करके जोर से बोलिए. मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप इतने समय से आपकी इंडस्ट्रीज में हैं, आपको क्या लगता है स्टार किड होना, गॉडफादर होना और नेपोटिज्म होना वहाँ पर कितना सही है, गलत है? आपको क्या लगता है वहाँ पर नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ है? मेरा सीधा सा सवाल है, आप सॉरी, आर यू मैरिड? बच्चा है आपके? अच्छा, बच्चा होगा तो आप पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगी या पड़ोसी के बच्चे को भेजेंगी? नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, मुझे ये बताइए, जो बिजनेस करते हैं वो अपनी संतान को देके जाते हैं बिजनेस, या पड़ोस के 10वें मकान के पड़ोसी के बच्चे को देके जाते हैं? नेपोटिज्म, इट इज नॉट नेपोटिज्म. एवरीबडी हु इज देयर वुड लाइक टू गिव हिज और हर लेगेसी टू देयर चिल्ड्रन, विच इज फाइन. देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरा पैसा है, मैं अपने बच्चे को दूंगा. हालांकि मेरे भी बच्चे नहीं हैं, तो मैं पड़ोसी के बच्चे को दे सकता हूं. लेकिन नेपोटिज्म के नाम पे जब आप ये कहते हैं कि यार ये दुनिया बहुत ख़राब है क्योंकि नेपोटिज्म है, तो इसमें प्रॉब्लम उसकी नहीं है जो अपने बच्चे को दे रहा है. प्रॉब्लम आपकी है कि आप में इतना दम नहीं है कि आप उस चीज़ को ले सकें. सो मैं नेपोटिज्म की बात करने वालों के बारे में बात न करता हूं, न नेपोटिज्म की बात करता हूं. भाई खुला क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, आप करिए. कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो किसी का बच्चा है तो वो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप करिए काम, दुनिया अपने आप पहचानेगी. भाई हम भी तो कहीं से नहीं आए. मेरा तो कोई नहीं था यहाँ पर, मुंबई में कोई नहीं था, मनोज का कोई नहीं था, हमारे दोस्त विनय पाठक यहाँ बैठे हैं, उनका कोई नहीं था. मतलब जितने लोग, स्वानंद किरकिरे आप ही के शहर से, इतना नाम कमाया उसने. तो नेपोटिज्म की क्या बात है? होना सही, ये बेकार की बातें हैं. मुझे क्या करना है इस पे ध्यान दीजिए, रादर देन कि दूसरा क्या कर रहा है. ये मेरी सलाह है. अब आपकी एक फिल्म आई थी रेड. रेड देखी है किसी ने? रेड का कैरेक्टर याद है सर का? तो हम आपसे रेड के कैरेक्टर के बारे में, चूंकि कैरेक्टर आपका एक बिल्कुल डिफरेंट है, अलग तरह का कैरेक्टर है, उसमें मतलब इतने सीरियस रोल में भी कई जगह आपने इतनी शानदार तरीके से कॉमिक रोल किया है उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार शेयर करेंगे. रेड देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि मैं अगर आप लोग मानते हैं कि मैं अच्छा कलाकार हूं, तो उसमें मैं जिस तरह से कैरेक्टर पकड़ता हूं वो तो एक बात है,
लेकिन इम्पॉर्टेंट बात उससे ज़्यादा ये है कि मुझे किस प्रकार की स्क्रिप्ट मिली है। यानी कि एक अच्छा एक्टर वो अच्छा एक्टर होता है जो अच्छी स्क्रिप्ट में काम कर पाता है, क्योंकि एक्टर अपने आप में अकेले खुद कुछ नहीं होता है। और जितनी फिल्मों की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो सत्या की बात हो, चाहे वो बर्फी की बात हो, चाहे रेड की बात हो, चाहे जॉली एलएलबी की बात हो, किसी भी फिल्म की बात आप करेंगे, ये सब फिल्में जो हैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं। राजा जी का कैरेक्टर जो है बहुत ही वेल डिफाइंड कैरेक्टर है और बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, क्योंकि जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर है अमय नायक, करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं? आपने किसी ने अमय पटनायक, हाँ देखिए मैं भूल गया, डायलॉग कहाँ से याद रखूँगा, है ना? तो अमय पटनायक जो है उसके बराबर का रोल है, वो अजय देवगन ने किया, ये मैंने किया। यानी कि एक हीरो है और दूसरा विलन है जिसके घर पे, तो मतलब कहना चाहिए कि दो बराबर की शक्तियां हैं। लेकिन उसमें सबसे कमाल की बात जो है, जिसकी वजह से राजा जी का कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ वो एक बदतमीज आदमी है या एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है। आपको इसलिए याद रहता है वो, अगर आप ध्यान से याद करें उस फिल्म को, खुद राजा जी को ये नहीं पता है कि उनके घर में पैसा छुपा हुआ है। वो बड़े घमंड से कहते हैं कि निकाल लो बेटा, और नहीं निकला ना तो नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि वो अपने घर में काला धन नहीं रखा, काले धन का धंधा करता है, नहीं है उसके घर पे, उसको उसके घर वाले धोखा दे रहे हैं। ये बात जो है वो उसके अंदर वो उसको ह्यूमन बनाती है, कि जब उसको पता लगता है तो वही हैरान रह जाता है कि यार हमारे घर वाले ही ऐसा कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द शेड्स विच मेड द फिल्म, द कैरेक्टर स्पेशली a very special character. ये इधर से कोई एक सवाल, वो माइक हाँ वहाँ पीछे जी। नमस्कार सर, मेरा नाम भी सौरभ है। आपका मेरे शहर इंदौर में बहुत स्वागत है सर यहाँ पर। हाँ 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 सर, क्योंकि आप भी नाटकों से जुड़े रहे हैं इतने सालों से, अब भी जुड़े हैं, यहाँ पर कई नाटक प्रेमी होंगे जो नाटक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्या उनके लिए आपने अभी रिसेंट टाइम में ऐसा कोई नया लेखक है या कोई ऐसा नया नाटक है जो आपने पढ़ा हो, आप सजेस्ट करना चाहें? भाई देखिए, ऐसा है कि मैं खुद अभी भी नाटक कर रहा हूँ, 2 नाटक किए हैं। एक नाटक में एक बार जो मैंने अभी बंद कर दिया है, कुछ उसके 400 350 400 शोज़ करने के बाद, वो नाटक मैं इंदौर लेके आया था, लोगों ने देखा भी है उसे। और इस वक्त एक नाटक जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित भी हुआ है, बर्फ के नाम से, वो नाटक मैं कर रहा हूँ। मेरा कहना है, मैं कहना चाहिए कि व्यावसायिक तौर पे फिल्में लिखता हूँ, वो मेरा काम है, उससे मुझे पैसा मिलता है, उससे मेरा घर चलता है, तो करियर वाइज वो मेरा है। लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं जितनी भी फिल्में लिखूंगा उनको मैं डेफिनेटली स्टेज पे कन्वर्ट जरूर करूंगा, ताकि हिंदी नाटक को, हिंदी नाट्य साहित्य को ओरिजिनल प्लेज मिल सके। तो इसमें मैंने 3 नाटक, एक नाटक मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो नील साइमन का लिखा हुआ नाटक है जिसको मैंने अनुवादित किया, उसका नाम है आउट ट्विस्ट करें। और बर्फ जो कि मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट है, उसको मैंने कन्वर्ट किया। तीसरा मैंने एक नाटक है जब खुली किताब, जिस पे फिल्म बन गई, और वो फिल्म जो है अभी ईफी में उसका प्रीमियर हुआ था। तो वो नाटक भी है और फिल्म भी है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग नाटक करना चाहते हैं स्वयं नाटक लिखें, ताकि नए नाटक आ सकें। हम कब तक पुराने नाटक ही करते रहेंगे? पुराने नाटक ज़रूर करिए, लेकिन उन पर डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी कहानी कहिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कहानी खाली कहानी नहीं होती है,
आप अगर उसे ध्यान से सोचे तो चाहते ना चाहते हुए वो आपके समय का एक दस्तावेज है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस प्रकार की सोच रखते हैं, वो सब उस कहानी में आता है। तो जब आप चले जाएंगे तो आपके बाद के लोग कैसे जानेंगे कि आपका समय कैसा था। इसलिए जरूरी है अपनी कहानियां लिखिए। सर, अभी आपने स्क्रिप्ट की बात की कि स्क्रिप्ट पर ही कैरेक्टर बेस्ड होता है। जिस फिल्म में आप एक्टर हैं और स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई नहीं है और आपको लगता है कि चूंकि आप खुद स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, तो उसमें कितनी स्वतंत्रता होती है, और विशेष करके सौरभ शुक्ला जी को? पहली बात तो ये, यहाँ इतनी बड़ी ऑडियंस में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग एक्टर्स होंगे, शायद हैं क्या? अच्छा, लेकिन एक्टर बनने की इच्छा तो सब में ही होगी यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है। देखिए क्या है, दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि अगर एक्टर बनना है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिना राइटर बने एक्टर नहीं बन सकते। ये मेरा बहुत पक्का यकीन है, क्योंकि अगर एक्टिंग करनी है तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन का जो पहला स्टेप होता है वो राइटिंग से शुरू होता है, क्योंकि राइटर ही वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। ना उसके पास एक्टर्स होते हैं, ना उसके पास सेट होता है, ना स्टेज होता है, ना लोकेशन होती है। वो इमेजिन करके लिखता है। तो एक्टर बनने के लिए तो राइटर होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। और जब आप राइटिंग करते हैं तब आपकी समझ में आता है कि दूसरे राइटर ने लिखा क्या है, उसके पीछे वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस से वाकिफ हैं। जहां तक बात है कि क्या भाषा को बदला जा सकता है, मैं शेक्सपियर की बात नहीं करूंगा, और कुछ एक ऐसे जो क्लासिकल नाटक हैं जिनमें आप शब्द भी नहीं बदल सकते। लेकिन देखिए, मैं एक परिवेश से आता हूं। मेरे एक माँ बाप थे, मेरे कुछ दोस्त थे, मैं किसी एक जगह पे पला बड़ा, मेरी भाषा वहां से प्रभावित है। मैं दिल्ली में पला बड़ा, वहां का चलन, लोग कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो मेरे अंदर है। मैं लिखता हूं तो वो कहीं ना कहीं आता है उसके अंदर। अब मैं वो एक इंदौर के लड़के को वो रोल देता हूं, वो कहां से, वो एक्सपीरियंस को वो कहां से लाएगा? वो तो इंदौर से उठाएगा ना। वो उसी चीज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। एंड सबसे बड़ी चीज होती है, एज एन एक्टर यू हैव टू ओन द लाइंस। ओन द लाइंस मतलब है कि मैं किसी और की लाइन नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये मेरी खुद की लाइन है, ये मेरे कैरेक्टर की लाइन है, ताकि उस पर यकीन हो सके। तो वो आप अपने परिवेश से ला सकते हैं। और इसलिए मेरी राइटर्स से बहुत गुजारिश है कि अपने लिखे हुए शब्दों में इतना प्यार न करें उनसे कि उसका अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। मैं एक छोटी सी घटना आप लोगों को बताता हूं। यहां पर एक फिल्म आई थी काशी का 80, मोहल्ला 80। फिल्म आई थी मोहल्ला 80, जो कि काशी का 80 नॉवल पर है। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। तो वो फिल्म में क्या होता था, 7-8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, जब मैं एक्टिंग कर रहा होता था तो खड़े होते थे आसपास, सभी एक्टर्स के पास खड़े होते थे, और वो स्क्रिप्ट देखते रहते थे कि डायलॉग क्या बोला। तो मैंने, जैसे डायलॉग है कि कहाँ जा रहे हो तुम, और मैंने बोल दिया जा कहाँ रहे हो तुम। तो कट होने के बाद, नहीं सर आपने कहाँ जा रहे हो तुम बोला है, जा कहाँ रहे हो तुम नहीं लिखा है। तो मैं लड़ पड़ता था, मैं डांट देता था। जूनियर भी थे बच्चे मुझसे,
तो मैं डांट देता था कि भाई दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग मतलब है तो बताओ। तो मुझसे डरते थे। तो एक दिन ये बात लेकिन उन्होंने चंद्रप्रकाश द्विवेदी को जरूर बताई होगी। तो चंद्रप्रकाश द्विवेदी बड़े प्यार से एक दिन मुझसे बोले सौरभ भाई, मैं स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से लिखता हूं, मैं मतलब मैं चयन करता हूं सोच सोच के एक एक शब्द का। तो मैं शब्दों को बहुत महत्व देता हूं क्योंकि शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं। इस पे मैंने उनको जवाब दिया था। उनको मैंने कहा था कि चंद्रप्रकाश जी, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि शब्दों में अर्थ नहीं छुपे होते हैं, बल्कि अर्थों से शब्द छुपे निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब चूंकि विनय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं विनय का नाम लेके ये किस्सा कह सकता हूं। आप मुझसे पूछिए विनय कैसे एक्टर हैं। मैं आपको 3-4 बार में बोल के सुनाऊंगा, जरा सुनिएगा। विनय कैसे एक्टर हैं? विनय बहुत बढ़िया एक्टर है। फिर से पूछिए। विनय कैसे एक्टर हैं? विनय बढ़िया एक्टर है। विनय कैसे एक्टर हैं? विनय बहुत बढ़िया एक्टर है। तीनों लाइन में शब्द एक ही हैं, अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। तो शब्दों पे ना जाइए, अर्थों पे जाइए, ये मेरा पर्सनली मानना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई अगर बदलती है भाषा, बदलने दो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या बात। इधर से एक सवाल। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा सवाल है इंदौर की ऑडियंस से, और यह सलाह है मेरी, आप लोग कभी संसद में मत जाइएगा क्योंकि सवाल ही नहीं करता है कोई। तो संसद में भी ऐसे ही बैठे रहोगे क्या यार? सवाल पूछो ना। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सर आदित्य कुमार दतिया से मैं यहाँ रहता हूँ सर। तो सर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, साथ ही शायरियाँ लिखना मेरा शौक़ है। आज के समय में हम देखते हैं कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी को दूर करना, और उसकी दौड़ में हम जो अपना पैशन है वो भूल ही जाते हैं। एक समय था जब मैं लिखता था, लेकिन आज का जो जैसे अभी मेरी जॉब लग गई है तो उसमें मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, या कभी घर वालों की याद आती है, घर जाते हैं तो उसमें इतना समय निकल जाता है कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है, वो ना तो मेरे साथ वाले मेरे कलीग्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं और ना ही मैं उसके लिए समय दे पाता हूँ। तो कैसे मैनेज करें? सर ये मान लें कि ये मोटिवेशनल सेशन है। मेरी कभी इच्छा नहीं हुई, लेकिन आज इच्छा हो रही थी, काश मैं भगवान होता। लेकिन बड़ा दुख इस बात का है कि मैं भगवान भी होता तो भी इस बात का जवाब नहीं दे पाता मैं। भाई सुनो, जितनी जल्दी समझ लो, अंग्रेजी में कहते हैं इसको डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। आप ही को करना है। कैसे करना है आप पूछ के 3 मिनट बेकार में ज़ाया करेंगे, खुद फिगर आउट कर लीजिए कैसे करना है। अगर पैशन खो जाता है तो खो जाने दीजिए, क्योंकि वो पैशन नहीं है। पैशन जो होता है वो चिपक जाता है इतनी बुरी तरह से, वो जाता नहीं है। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं सर। हाँ, लेकिन बिल्कुल। मैं अभी बीच में थोड़ा सा रोक करके आपसे जॉली एलएलबी के रोल पे बात करना चाहूंगा। बहुत देर तक तो मुझे लगा, जब मैं बैक स्टेज में सर से बात कर रहा था, सौरभ शुक्ला जी से, तो मुझे लगा कि मैं जज के सामने ही बैठा हुआ हूं, और वो बाहर निकले हैं और
एयरपॉड लगाए हुए हैं, तो सर उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अपने अनुभव साझा करेंगे। लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? तालियां कम आ रही हैं भाई। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ें आपको पूछता हूँ। आपको जॉली एलएलबी का जज त्रिपाठी अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? एक मिनट, होल्ड ऑन। मैं आपको उसका एक एनालिसिस देता हूं। जज त्रिपाठी खास तौर से जॉली एलएलबी 1 में एक जज है जो कुर्सी के पीछे बैठा रहता है और केसेस सुनता रहता है, फिर भी आपको वो पसंद आता है। वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि उसके पीछे, कुर्सी के पीछे जो जज बैठा हुआ है, उस ओहदे के पीछे एक इंसान है जो आपको समझ में आता है। एक्चुअली हम लोगों को प्रोफेशंस नहीं समझ में आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं सर आप पुलिस वाले का रोल कर रहे हो, सर आप गैंगस्टर का रोल कर रहे हो, सर आप जज का रोल कर रहे हो। नहीं, ये प्रोफेशंस हैं। हम लोग प्रोफेशन का रोल नहीं करते हैं, हम लोग एक इंसान का रोल करते हैं कि जिसका प्रोफेशन बाय द वे वो है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसमें, और इसमें स्क्रिप्ट बहुत कमाल का इसका काम है स्क्रिप्ट का। जज त्रिपाठी जो है सारे केसेस सुनता रहता है, लेकिन वो इंसान आपको कैसे दिखाई पड़ता है? जज जैसे कि जॉली एलएलबी 1 में जज का एक छोटा सा किस्सा बताता हूं मैं आपको। वो घुसता है और वो कहता है कि अरे रमेश जी, पहला केस सुन रहा है, रमेश जी जरा चाय पिलाना। और रमेश जी चाय देते हैं और वो पीते ही कहता है अरे रमेश जी सुबह तो यार ढंग की चाय पिला दिया करो कम से कम। करेक्ट? ये आपको अच्छा लगता है क्योंकि ये लगता है कि ये हाँ एक इंसान का कहा हुआ, इंसान की कही हुई लाइन है, एक ओहदे की लाइन नहीं है ये। लेकिन ये लाइन आती कैसे है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं और सुभाष जिन्होंने वो फिल्म लिखी और डायरेक्ट की, हम लोग बैठे हुए थे, हमने इसकी एक हिस्ट्री बनाई। हमने कहा ये जज है, छोटी कोर्ट का जज है, दिल्ली में रहता है, कहाँ पर रहता होगा? तो जज की क्या तनख्वाह होगी? एक छोटे कोर्ट के जज की क्या तनख्वाह होगी? भाई जो सरकारी रेट होगा, जो सरकारी एक जो पे स्केल होगा उसमें होगी, और जो ज़्यादा नहीं होगी। तो उसका घर कहाँ होगा? भाई वो साउथ एक्स में तो घर ले नहीं सकता, ग्रेटर कैलाश में तो घर ले नहीं सकता। तो जमुना पार एक जगह है, वो वहाँ पर कहीं पुराने उसमें एक उसने घर ले लिया होगा जहाँ पर पहले इलीगल कॉलोनी थी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया। लेकिन केओटिक है, तारें जा रही हैं, लोग घर कैसे भी बना दिए हैं लोगों ने। किसी ने घर में भैंस पाल रखी है, बाहर कुत्ता है, ये है, झगड़े हो रहे हैं। अच्छा भाई क्या नाम है? जज त्रिपाठी नाम है। कहाँ का होगा? यूपी का होगा। तो बीवी कहाँ की होगी? वो भी यूपी की होगी। कैसी है यूपी की? अच्छा चलो वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है तो क्या पकाती होगी? उसको नाश्ते में क्या खिलाती होगी? पराठे खिलाती होगी। मोटा आदमी है, उसको गैस होती होगी, जिसकी वजह से वो डकारे मारता रहता है बैठ के। फिर वो जमुना पार से निकलता है, आईटीओ का ब्रिज है जिसमें सड़क पे हजारों गाड़ियां चल रही हैं और किसी को नहीं पता कि जज जा रहा है, और किसी को परवाह भी नहीं है कि ये जज है। तो जब वो गाड़ी से निकल रहा होगा तो बगल से एक मोटरसाइकिल निकलेगी और वो घर से वो चिल्लाता हुआ निकलता होगा, अबे गंजे मरने निकला है क्या घर से? करेक्ट? उसके बाद वो कोर्ट आता है। कोर्ट में उसे मालूम है कि दिन की 17 सुनाइयां हैं, 17 केस सुनने हैं उसको दिन के अंदर। एंड ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर 17 केसेस इन अ डे। लेकिन आदमी जज है, कर्म उसका जज का है, उसका प्राइड है। तो वो ये सोचता होगा कि हटाओ यार, लेकिन कम से कम पहला केस 10 मिनट में ढंग से सुनूंगा। तो उसने बोला होगा अपने जो रमेश जी हैं, जो उसका सबॉर्डिनेट है, उसको बोला होगा कि रमेश जी जब मैं सुबह 9 बजे आऊं मुझे गर्मा गर्म चाय दे देना, मैं पहला केस ढंग से सुनना चाहता हूं। ये उसकी चाह है। लेकिन रमेश जी थोड़े चालाक हैं, वो 8:45 बजे आते हैं,
खुद गरम चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, खुद गरम चाय पीते हैं, थर्मस में चाय रख देते हैं जज साहब के लिए, पर प्रॉब्लम यह है कि थर्मस अंदर से टूटा हुआ है। तो जब तक चाय पहुंचती है जज साहब के पास, वो चाय ठंडी हो गई है और डायलॉग निकलता है, अरे यार सुबह सुबह तो ढंग की चाय पिला दिया करो रमेश जी। दिस इज हाउ, दिस इज just to give you a perspective. You don't know this story, but that one line, the way it is said, it is because of this whole backstory which we work on. So this is what is the process. हाँ, वहां से कोई अरे उसमें भी एक्टिंग ही की थी, पैसे भी मिले थे, सब ऐसा सारे वैसे ही है सब। हेलो, हियर नमस्कार सौरभ जी, आपका इंदौर में स्वागत है। मेरे अभी आपने किसी नाटक के बारे में जिक्र किया और कहा कि मैंने करीब 300-400 शोज़ किए हैं उसके, और बाकी भी काफ़ी सारे नाटक आपने किए, उसके शोज़ किए होंगे। जब 300 से 400 शोज़ होते हैं तो बाकी जितनी भी टीम है नाटक की, उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ टेकन केयर ऑफ, बाकी सब चीज़ें दी जाती है। एज एन एक्टर पैसा तो मिलता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप फर्स्ट शो करते हैं, सेकंड शो करते हैं, शुरुआती 5 शो करते हैं, और जब 350वां शो करते हैं, एज एन एक्टर आप कितना ग्रो करते हैं, और क्या आपको लगता है कि वो 5 और इतना क्या डिफरेंस क्या आता है एग्जैक्टली? हाँ, so I guess that what you are asking is कि don't you get bored doing Yeah, same thing? is it not mechanical after a while, or How long have you lived with your parents? quite long, sir? Did you get bored? No, not at all. Was every day a new day? Yes, obviously. So that's exactly what happens in a play. Okay, but Every day is a new play. Every day you discover something. yeah. So 500वें शो में आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी. And that is what is the growth of. Growth. Okay, thank you, sir. हाँ, इस तरफ एक, इधर आगे की तरफ ही है। पूछिए पूछिए. हाँ बोलिए. जिसके हाथ में माइक है वो बोल दे. सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं केदार रावल, नागर ब्राह्मण समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैंने आपको अभी सुना जज के रूप में, आपने जो ये पूरी स्टोरी सुना दी नीचे से ऊपर लिखा, तो कहीं मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने भी 5-7 फिल्मों में छोटा मोटा रोल किया है, तो व्यक्ति को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? आप भाग्य को सफल होने के लिए मानते हैं या कर्म को मानते हैं? इसमें मैंने अभी देखा कि जो स्क्रिप्ट आपने सुनाई, जज को कैसे चाय ठंडी पिलाई तो उन्होंने क्या रिएक्शन किया, और जो शुरू से लेकर आखिर तक आपने जो उसका सुनाया, तो ये आपने खुद का लिखा होता है कि राइटर ने लिख के दिया था आपको? इतना नहीं, ये लिखा हुआ नहीं होता है. ये दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, एंड यू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ द राइटर एंड एवरीबडी, बिकॉज यू कीप डिस्कसिंग इट. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि सुनिए, हम लोग एक्टिंग करते हैं 5 मिनट जी, जब हम शॉट देते हैं तो एक्टिंग करते हैं 5 मिनट. बाकी का समय हम कैसे काटे भाई? अच्छा, तो उसमें तो उसमें ये कहानियां करते हैं, हमारा समय कट जाता है. बहुत बढ़िया है जी। तो मुझे लगता है कहीं पूरा डूबना पड़ता है आपको जब जाके सफल जज करो। नहीं, डूब जाते होते तो सांस अटक जाएगी सर. डूबते हम बिल्कुल नहीं हैं. डूबने का काम हम करते नहीं हैं जी. आगे ले आइए, आगे यहाँ पे माइक, इधर और भी होंगे. एक और माइक ले लीजिए इधर. हाँ. बेटा दौड़ के. जी. नमस्ते सर, मेरा नाम उत्कर्ष है. सर मेरा सवाल था, आपने जब सत्या लिखी थी, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने गुड फेलास और गॉडफादर इन 2 पिक्चरों का जिक्र किया था उसमें, और आपने कहा था आसपास जो होते हैं वो गैंगस्टर कैसा होता है, और उसकी कहानी आपने जोड़ी थी अनुराग जी के साथ. तो तब तो इंटरनेट था नहीं, तो तब रिसर्च के लिए आप लोगों ने कहाँ से एग्जाम्पल लिए थे और उसको, उस स्टोरी को कैसे वीव किया था, ये मेरा सवाल है. भाई रिसर्च से तुम्हारा मतलब है कि जो उसकी ऑथेंटिसिटी है जी, है ना? अगर यार हम इतने ही पढ़ने लिखने वाले होते तो फिल्मों में क्यों आते?
है ना? सर वो जो पकड़ होती है कि ऑथेंटिक भी रहे और There is something called a report which has facts and figures. That is easy. मैं अगर चाहूं मैं 10 अखबार पढ़ूंगा, 10 किस्से पढ़ूंगा. These are facts and figures. ये ऑथेंटिसिटी का एक भाग है. दूसरा भाग होता है कि आप उसको यकीन करने लायक कैसे बनाएं. करेक्ट? एंड दैट इज वेयर वी कम कि भाई ऐसा है, मुंबई का स्ट्रक्चर ऐसा था, उसका माफिया का स्ट्रक्चर ऐसा था. इसके अलावा इससे ज्यादा जितना अखबारों में पढ़ा था उससे ज्यादा हमने, और उतना मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ा होगा. अब उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको किस एंगल से देखना है, कितना ह्यूमन बनाना है. क्योंकि पहले इस तरह की भी फिल्में हैं जहां विलेन जो होता है काला होता है, डार्क होता है, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं लगता, तो हमें लगता है कि भाई वो मेरे जैसा तो है नहीं, वो कुछ और ही चीज़ है. लेकिन जिस दिन आपको ये पता लगने लगता है कि नहीं यार विलन मेरे जैसा भी है, तब आपको डर ज़्यादा लगता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सत्या डिड. बिकॉज सत्या के जो किरदार थे वो उनका काम था, जैसे हमारा काम है लिखना, एक्टिंग करना, शूटिंग करना फिल्म की, उसी तरीके से उनका काम था लोगों की शूटिंग करना, लोगों को मारना और अपना धंधा चलाना. तो वो धंधे की बात है. सो दैट इज व्हाट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स. वो भी चाय पीते हैं, वो भी दोस्ती करते हैं, वो भी चिढ़ जाते हैं, वो भी चौक पे हंसते हैं, उनको भी दुख होता है. ये सारी चीजें. दैट्स व्हाई इट बिकेम आइडेंटिफाइबल विद द ऑडियंस. इस तरफ से एक सवाल. हाँ, इधर दे दीजिए वो. आप पूछ चुके हैं या अभी हाथ उठाया आपने? पूछ चुके हैं. अच्छा, एक चीज आप लोग, ये भाई साहब ने सीरियसली ले लिया जब सौरभ शुक्ला जी ने कहा कि भाई इतने पढ़े लिखे होते तो फिल्मों में नहीं होते. तो किसी मुगालते में मत रहिएगा सर, बहुत पढ़े लिखे हैं और इनकी स्क्रिप्ट्स देख करके आपको अंदाजा लग जाता होगा. उस समय आपकी शक्ल देख के मुझे लगा कि शायद आपने सीरियसली ले लिया. जोरदार तालियां सर के लिए. हाँ बोलिए. सर नमस्कार. नमस्कार. सर आपका ड्रीम रोल क्या है अब? आपके पास क्या है वो बताइए. सर सत्या से बेटर. सत्या के बाद जो भी गया सत्या से बेटर ही है. आपका ड्रीम रोल क्या है सर? कुछ ना कुछ तो ख्वाहिश होगी आपकी. सच बताऊं मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है. नहीं, और ये मैं बड़ेपन में बात नहीं कर रहा हूं. ये बड़ी मेहनत का काम है कि मेरा ड्रीम रोल क्या है. अरे क्या है ड्रीम रोल? रोल ऐसा कर सको जो कि लोगों को लगे कि ड्रीम रोल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं सोचूं. मैं क्या सोचूंगा यार. बोलिए. हाँ बताइए सर मेरा एक सवाल सब बीच में. सब जानने के लिए कह रहे हैं आप लोग या कुछ सवाल पूछना चाहते नहीं, हैं? सब सवाल या पूछना मुझे लगा कि जाइए जाइए जाइए. सर सभी सवाल पूछना चाहते हैं. मेरा एक सवाल इधर हाथ उठा जी, के है जी, सर जी. कि अभी सिनेमा में जब आप आए थे, आप प्लेज कर रहे थे, बहुत सारे एनएसडी वाले प्ले कर रहे थे, बाद में फिर आपने फिल्मों में काम किया, फिर ओटीटी जब आया, तो ओटीटी आने के बाद यानी जब से आपने प्ले शुरू किया, फिर बैंडिट क्वीन किया और फिर फिल्में की और अब ओटीटी पर भी आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में कितना चेंज आया पहले से अब से सिनेमा में और लोगों तक उसकी पहुंच में? बहुत चेंज आया है और बहुत चेंज आया है. ये कोई बहुत नई बात नहीं है. इट जस्ट कीप्स चेंजिंग. बेसिक रिमेन्स द सेम. बेसिक नेवर चेंजेस. हम लोग अब भी कहानियाँ, ह्यूमन स्टोरीज ही बताते हैं जो कि वही मोटा मोटी 5-6 इमोशंस पे डिपेंडेंट है, जिसमें सुख है, दुख है, प्यार है, घृणा है, हेट है, ईर्ष्या है ना, मानवता है, जो भी चीज़ें समझिए. लेकिन
जैसे जैसे समाज बदल रहा है, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन वैसे ही बदलता जा रहा है। वे ऑफ एक्सप्रेशन में मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। 2 शहर बताता हूं मैं आपको, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, इस तरफ भी। 2 शहर बताता हूं मैं आपको। फिलहाल मैं कहता हूं बनारस ले लीजिए और मुंबई ले लीजिए। बनारस में आप ऑटो रोकते हैं, हाँ भैया क्या हाल है, हाँ बढ़िया है, कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाएंगे बाबूजी, हमको यार ज़रा छोड़ दो चौक तक, अच्छा चलोगे, हाँ घर से निकले हैं तो चल देंगे। ये बातचीत हुई, ये एक एक्सप्रेशन है एक शहर का। मुंबई, आप ऑटो तक पहुंचे, आप बोलते हैं अंधेरी, और टिंग की आवाज आती है और गाड़ी चल पड़ती है। ये मुंबई है। दोनों में बात एक ही हो रही है कि वहां जाओगे, हाँ जाएंगे, चलिए। लेकिन मुंबई में ड्राइवर कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ आप, और आप भी ये नहीं बोलते हैं हाँ भाई अंधेरी जाओगे, नहीं अंधेरी, वो कहता टिंग, वो उसने मीटर डाउन किया, आप निकल लिए। तो इसी प्रकार जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे, जैसे हम पुरानी फिल्में देखते हैं, हम कहते हैं अरे बड़ा स्लो बोल रहे हैं, अरे भाई तो पहले जीवन स्लो था। अब आप 5 चीजें एक साथ करते हैं, हाँ तो बताइए क्या, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलो सुनो। तो ये जो है, ये चीजें एक्सप्रेशन हैं जो बदलती जा रही हैं, जो हमारे हर विधा में बदलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि हम इसी समाज का पोर्ट्रेयल करते हैं। दैट इज व्हाट यू सी। एंड ऑल्सो द मोरालिटी, जो आपकी मोरालिटी है, जिसको पहले, जैसे पहले हम कहते थे कि भाई राम के बारे में कहानी कहो, अब लोग पूछते हैं कि भाई रावण के बारे में कहानी क्यों ना कहें। तो बाकायदा हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो कई बार रावण भी होता है और बहुत बड़ा हिट भी होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बदलते समाज के साथ साथ कला जो है उस वो भी बदलेगी ही बदलेगी, और वो उसी का रिफ्लेक्शन होगा जो समाज का रिफ्लेक्शन है। थैंक यू सर। हाँ, या आप पूछिए एक सवाल इस तरफ, माइक देना भाई, वहां पे माइक इधर। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशु है। नमस्कार। और मेरा प्रश्न है, 2 किरदार जो मुझे आपके बहुत पसंद है, एक जग्गा जासूस में और एक बर्फी में। तो मेरा प्रश्न है कि अनुराग बसु सर और रणबीर कपूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ कैसे आप मैजिक जो रचते हैं, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, प्लीज बताइए कुछ अनुराग बसु सर क्या। अनुराग बासु जो है बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। अब मैं क्या आपको बताऊं, उनका प्रोसेस जो है काम करने का, वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस है और बहुत अच्छा सोचते हैं। खाने के बहुत शौकीन हैं, तो बड़े प्यार से खिलाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। हाँ, कौन आया कौन आया, हाँ हाँ अंदर बुलाओ अंदर बुलाओ। अच्छा मेरे लिए बोला है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। कहानी में नयापन रखते हैं। रणबीर जो हैं वो हैं बहुत बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग शांत हो जाइए। हाँ, ये आखिरी सवाल आप ले लीजिए यहाँ से, इसके पीछे माइक जिनके पास है वो सज्जन सवाल पूछ लें। जय श्री कृष्ण सर, शुक्ला जी यहाँ सामने है सर। हाँ 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 बोलिए 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 बोलिए। जय श्री कृष्ण शुक्ला जी, मैं राज तिवारी। मेरा आपसे क्वेश्चन था काफ़ी समय से, आप अच्छी बातें कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम सीरियस बिना। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं
कि भाई एक्टर जो भी कलाकार है, एक्टर को नहीं बोलूँगा, जो जन्म से ही होना चाहिए, बाहर से भी अगर वो सीख सकता है तो दोनों में कौन सा बेहतर रहता है? क्या वही कलाकार रहता है? कुछ लोग बोलते हैं अरे यार कलाकार तो जो है जन्म से ही होता है। सुन रहे हैं आप? मैं कोशिश पूरी कर रहा देखिए, हूँ। ये इंदौर की तहजीब नहीं है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और कोलाहल थोड़ा तोड़ें। हम शिष्टता का, सभ्यता का परिचय यहाँ से देंगे, मेरा आप सबसे आग्रह है। देखिए, सवाल पूरे लोग एक साथ मैं नहीं समझता पूछ हूँ कि सकते आप हैं। सभी लोग उत्साही हैं, लेकिन ये इंदौर की संस्कृति नहीं है। मैं बहुत क्षमा मांगते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं वहीं पर बैठ जाएं। मैं बहुत विनम्रता से और बहुत अपनत्व से आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा आग्रह आप स्वीकार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। और एक बार तालियां बजाएं। मैं सर से आग्रह करता हूँ, सर प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत धन्यवाद। आपका सवाल हो गया सर? हाँ, सुन लिया क्या सर? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं हाँ, सुन नहीं पाया। सीधे फिर प्रश्न बताएं। पर आइए। फिर प्रश्न पे आता हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि सभी की विचारधारा रहती है कि जो कलाकार होता है वो जन्म से ही होता है। बोले आप तो जन्म से ही कलाकार हो, सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि कलाकार बाकी में जन्म से होता है कि वो जन्म लेने के बाद सीख के भी बन सकता है? भाई देखिए, ऐसा है, ये खाली कलाकार के ऊपर नहीं है, ये इंसान के बारे में भी ऐसे ही है। आदमी जो है वो पैदा इंसान ही होता है, लेकिन इंसान बनना पड़ता है, तो उसके लिए सीखना पड़ता है कि इंसान कैसे बना जाए। उसी तरीके से कलाकार सभी होते हैं, लेकिन सीखना पड़ता है आपको। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि अगर ये सोच लिया कि मैं तो पैदा तो इंसान ही हुआ हूँ, तो मुझसे बड़ा इंसान कोई नहीं है, वो गड़बड़ है थोड़ा सा मामला। सर, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये सवाल तो कभी इन लोगों के खत्म नहीं होंगे। पीछे तक लोग बार बार हाथ उठा रहे हैं। एक इंदौर के जो युवा कलाकार हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें, जो नाटकों में काम कर रहे हैं, लगातार कई जगह प्लेज में जाते हैं। अच्छा, मैं ऐसा है, सुनिए, आप लोग मुझसे क्या संदेश चाहते हैं? या मुझसे देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक दुकान है, सुनिए ज़रा, एक दुकान है बनारस में गंगा के किनारे, जिसका नाम है पप्पू चाय वाले की दुकान। वहाँ एक बहुत बड़ी तख्ती लगी है, और वो मैं तख्ती अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल मानता हूँ। उस तख्ती पे लिखा हुआ है, यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें। तो मैं ज्ञान नहीं बांटूंगा। आप जीवन में जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन जो करिए जानिए कि आप ही करना चाहते हैं, पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हैं आप। तो इंदौर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं इंदौर की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सौरभ शुक्ला जी। हम चाहेंगे कि आप इंदौर बार बार आते रहें। आदरणीय सौरभ सर का। रुको भाई, इतनी बड़ी जनता खड़ी हुई है, मैं फोटो ना लूं तो कैसे चलेगा? रुक जाओ। क्या बात है, वो आप भी सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे मेहनी अतिथि के लिए। हमारे इंदौर के अतिथि हैं या आपके अतिथि हैं, एक बार इंदौर वाला स्वागत देखना चाहता हूं मैं। यहां से वहां तक हाथ उठाकर तालियां बजाएं और आदरणीय सौरभ शुक्ला सर का अभिनंदन करें। वो हमारी बहुत ही सहज आग्रह पर हमारे बीच उपस्थित हुए, उन्होंने अपना कीमती समय। एक बार और जोरदार तालियां बजाएं, सर का आग्रह है। जय हो। चलो भाई, मेरे इंस्टाग्राम का तो काम हो गया। अब आप लोग अपना अपना इंस्टाग्राम सोच लो। ओके, थैंक यू सो मच। पुनः जोरदार तालियां बजाकर हमारे अतिथि को विदा करें, उनका अभिनंदन करें।